अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल का जंग बंदी का ऐलान अपनी जगह, मगर सहूनी अफवाज की दरिंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के मामलात ज़िंदगी बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं। 11 रोज़ों तक मुसलसल फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों से फ़लस्तीन में दफातर, हस्पताल, स्कूल, बिजली और मवासिलाती निज़ाम धरम बरम हो गया है। मजलूम फ़लस्तीनी पानी समेत कई बुनियादी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। ये है अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के मनाजिर, जहाँ फ़लस्तीनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार इसराइल ने हमला कर दिया। सहूनी अफवाज ने न सिर्फ जमीनी बल्कि यके बाद दीगरे कई फिजाई हमले किए। इमारतें तबाह हो गईं, घर गिर गए, अस्पताल और स्कूल सफा हस्ती से मिट गए। इसराइली हमलों के बाइस सैकड़ों मजलूम फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हुए। शोदा और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। घर तबाह होने के बाइस हजारों फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बने खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वस्ती अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में एक फ़िज़ाई हादसे में फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहोरो जाँ बहक हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ये हादसा रियासत काडोना में पेश आया, तमाम नाइजीरियन आर्मी ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। दूसरी जानिब नाइजीरियन एयर फोर्सेस ने कहा है कि जुम्मे के रोज़ उनका एक तैयारा कोडोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारा गिरने की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया का मिग-21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे में पायलट भी हलाक हो गया। खबरों के मुताबिक रूसी साख्ता भारतीय लड़ाका तैयारा मामूल की परवाज पर था कि भारतीय पंजाब के इलाके मोगा में जमीन पर जा गिरा और देखते ही देखते तैयारे में आग भड़क गई। बताया गया है कि पायलट अभिनव चौधरी हादसे के दौरान तैयारे से निकलने में नाकाम रहा और शोलों की जद में आ गया। भारतीय हुक्काम के मुताबिक तैयारे के गिरने की फौरी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस दरख्शन थाने की हदूद में डबल केबिन गाड़ी की सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली तलकलामी पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार शहरी जख्मी हो गया है, जबकि फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर खातून भी जख्मी हो गई हैं। मामला क्या है, मजीद जानते हैं जीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ मांझोटी से। जी हनीफ, आगाह करिएगा इस हवाले से। उन्होंने बताया ये 12 बजे का हुआ है और ये सिक्योरिटी गार्ड है, जिसमें उसको गिरफ्तार करके असला बरामद किया गया और डबल केबिन गाड़ी जो है वो तहवील में ली गई है। इनका कहना था कि मोटरसाइकिल सवार कलंदर जो है उनका जो है वो गाड़ी वालों के साथ जो है तलकलामी हुई है। उस दौरान जो है दिशान में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वहाँ से जो खातून गुजर रही थी वो भी जख्मी हुई है और वो मोटरसाइकिल जो है वो सवार जो है वो भी जख्मी हुआ है। तो उनको जो है जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब गाड़ी के जो मालिक हैं और उस समय जो है 2 मुलजमान मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे जा रहे हैं और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे हनीफ मांझोटी हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। आपका बेहद शुक्रिया। कराची गुलशन इकबाल चंद साल पहले तक नज़्म ज़ब्त, साफ सफाई और तहजीब याफ्ता अफराद की पहचान हुआ करता था, लेकिन इंतज़ामी बेहिसी कहें या फिर मुकामी पुलिस की गफलत, गुलशन इकबाल के मशहूर अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मंशियात फरोशों और मंशियात के आदी अफराद का कब्जा दिखाई देने लगा है। अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुतहसिल बड़ी आबादी अब्बास टाउन और एकरा सिटी समेत दीगर बड़े बड़े रहायशी प्रोजेक्ट्स के मकीन इन जराइम पेशा मंशियात फरोशों से तंग आ चुके हैं, लेकिन सच्चल थाने की पुलिस ने आंखें बंद कर ली हैं। ये मनाजिर मेन अबुल हसन इस्फहानी रोड के हैं, जहां एक तरफ बाआसानी मंशियात फरोशी जारी है तो दूसरी जानिब मंशियात के आदी अफराद आराम से बैठकर मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मनाजिर एक दो जगह के नहीं
بلکہ مین سڑک پر متعدد جگہوں کے ہیں جہاں بار بار گزرنے والی سچل تھانے کی پولیس بھی انہیں روکنے ٹوکنے سے قاصر ہے، اور سچل تھانے کی پولیس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ منشیات فروشی کی بھیانک نتائج یہ بھی ہیں کہ کم عمر نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی سڑک پر کھلے عام منشیات کا استعمال کرتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ جبکہ کراچی کے شہری گھر کی دہلیز پر بھی محفوظ نہیں رہے۔ دن دہاڑے کاروباری علاقے کے ساتھ اب رہائشی علاقوں گھر کی دہلیز پر بھی بے خوف ملزمان کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں۔ جی نیوز کو موصول ہونے والی جہانگیر روڈ پر نارتھ نازم آباد کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج جی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سکھر میں دوہرے قتل کی ہولناک واردات، دیور نے گھر میں گھس کر ماں بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعہ گرجی کے کچے میں پیش آیا جہاں ملزم سلطان احمد نے فائر کر کے اپنی بھابھی گلشاد اور بھتیجی شادرہ جتوئی کو کاری قرار دے کر خون میں نہلا دیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا ہے، لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مردان میں غیرت کے نام پر دہلا دینے والی تہرے قتل کی واردات، خاتون سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولین میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ المناک واقعہ نواحی علاقے طور بڑو بابا میں پیش آیا۔ ملزمان نے پہلے اپنی 24 سالہ بہن کو فائرنگ کر کے مار ڈالا، اس کے بعد اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، مردان میں غیرت کے نام پر دل دہلا دینے والی تہرے قتل کی واردات، خاتون سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولین میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ المناک واقعہ نواحی علاقے طور بڑو بابا میں پیش آیا۔ ملزمان نے پہلے اپنے 24 سالہ بہن کو فائرنگ کر کے مار ڈالا، اس کے بعد اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سجاول کے سرکاری رورل ہیلتھ سینٹر پر گدھوں کا راج ہے۔ شہری ڈرو رورل ہیلتھ سینٹر میں گدھوں کے موجودہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں داخل ہوں تو مریضوں کی پہلی ملاقات گدھوں سے ہوتی ہے اور پھر ہسپتال کے اندرونی حصوں تک رسائی ہوتی ہے۔ ہسپتال کے ٹوٹے پھوٹے کمپاؤنڈ اور دیواریں بے ساختہ، خالی اور منظر سے پیش کر رہی ہیں۔ شہریوں کے مطابق ہسپتال کا چوکیدار اور ڈیوٹی نہ ہونے کے سبب جانور ٹوٹی ہوئی دیواروں پر اسے نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ گدھوں کو ہٹانے کے معاملے پر ہسپتال انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ پی آئی اے طیارہ حادثے میں بچ جانے والے خوش نصیب مسافر ظفر مسعود کا ویڈیو پیغام جاری، کہا اپنی زندگی بچ جانے پر خوش ہوں، لیکن حیرت ہے کہ حادثہ معمول بن جانے پر بھی بہتری کے اقدامات دکھائی نہیں دیتے۔ Lucky beyond measure to have made it out alive. But unfortunately, even after this crash, which was the 6th Pakistani plane to crash in a decade, nothing changed at the national level. Experts continue to analyze the trajectory of this flight and its wreckage, but nothing was done to improve passenger safety. پی آئی اے میں حفاظتی اقدامات کے ذمہ داری بے احتیاطی میں ملوث نکلے۔ ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی کیپٹن محسن اوصاف بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے چیف پائلٹ کی الوداعی پارٹی میں رقص کرتے رہے۔ طیارہ کارکردگی فضائی عملہ بھی کیک کٹنگ کی تقریب میں شریک رہا۔ قومی ایئر لائن کی چیف پائلٹ اسٹینڈرڈ کیپٹن محمد عیسیٰ کی آخری پرواز کی کراچی پہنچنے پر اسی پرواز میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ ویڈیو میں شرکا کی طرف سے ایس او پیز کی خلاف ورزیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فلائٹ سیفٹی کے ذمہ دار کیپٹن محسن اوصاف یونیفارم میں ماسک کے بغیر گانے گاتے اور ڈانس کرتے نظر آئے۔ ترجمان کے مطابق ایئر لائن ملازمین نے اپنے ساتھی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کی پرائیویٹ ویڈیو ہے جو وائرل نہیں کی۔
بات کر لیتے ہیں مولک وبا کورونا کی، تو کورونا کہیں نہیں گیا، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی وبا پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن پاکستانیوں کا حال یہ ہے کہ حکومت کی بنائی ہوئی SOPs کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لاک ڈاؤن ہو تو روزگار کے مسائل اور نہ ہو تو بیماری یکسر نظر انداز۔ شہر انتظامیہ کبھی فعال تو کبھی اپنی آنکھیں چراتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی حال شہریوں کا ہے جنہیں نہ جان کی پرواہ ہے اور نہ ہی قانون کا احترام۔ کراچی سے لاہور اور کوئٹہ سے پشاور تک تمام بڑے شہروں یا گاؤں دیہات لوگوں نے معمولی ماسک پہننا اپنی توہین سمجھ لیا ہے اور SOPs کی خلاف ورزی روز کا معمول بن گئی ہے۔ اس وقت پڑوسی ملک بھارت میں کورونا کی تیسری خطرناک لہر کی انٹری ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان دوسری شدید لہر کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن SOPs کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ رک نہ سکا۔ موج مستیاں بھی جاری ہیں، سیر سپاٹے بھی جاری ہیں، بازاروں میں فل دھرنے کی کوئی جگہ نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے۔ NCOC کے نمائندوں کا سول اسپتال کراچی کا دورہ، پاک فوج کے افسران کو سول اسپتال کے MS ڈاکٹر کرم سلطان نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ NCOC کے نمائندوں کو کورونا وارڈ، OT کمپلیکس سمیت دیگر شعبوں کا دورہ بھی کرایا گیا۔ افسران نے سول اسپتال میں داخل مریضوں کو بہترین سہولت ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خلیجی ممالک سے کورونا مثبت مریضوں کی مسلسل آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مہلک وبا کی روک تھام کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر ایئرپورٹ اور ٹرانسپورٹ کورونا ٹیسٹ رپورٹ کے لیے نامزد لیبارٹریز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ 19 مئی سے ایئر لائنز لیبارٹریوں کی جاری کورونا منفی رپورٹ پر سفر کی اجازت دینے کی پابند ہوگی۔ پاکستان کے لیے دو طرفہ آپریشن کی حامل ایئر لائنز کو ان لیبارٹریوں کی رپورٹس قبول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فہرست میں موجود 60 لیبارٹریوں کا تعلق متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں اور بحرین سے ہے۔ لیبارٹریز میں ابوظہبی اور العین کے لیے 10، دبئی کے لیے 8 لیبارٹریاں ہوں گی۔ رئیس الخیمہ اور شارجہ کی 8 اور عجمان کی 5 اور القوین کی 4 لیبارٹریاں شامل ہیں۔ بحرین میں مسافروں کو کورونا منفی ٹیسٹ رپورٹ جاری کرنے کی مجاز لیبارٹریاں 11 ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ایئر لائنز لیبارٹریز کے ٹیسٹ رپورٹ کی حامل مسافروں کے سفر کو یقینی بنائیں۔ فہرست میں شامل لیبارٹریوں کے علاوہ کسی لیبارٹریز کے ٹیسٹ رپورٹ قبول نہیں کی ہوگی۔ آسٹریلیا کی حکومت نے فیملی ڈاکٹروں کو ہر عمر کے فرد کو ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر صحت میگزیسن ہیلمٹ گراف کا کہنا ہے کہ کم عمر افراد کے لیے فائر ویکسین کی منظوری بھی جلد دے دی جائے گی۔ آسٹریلین وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر آزادانہ طور پر کم عمر افراد کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کورونا سے تحفظ کے لیے فالو اپ ویکسین موسم خزاں میں شروع ہو جائے گی۔ وزیر صحت نے ایک اور خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ماسک مزید لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ 28 مئی کو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی یوم یکجہتی فلسطین پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم یکجہتی فلسطین پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی مظاہروں میں فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ ملتان، رحیم یار خان، بھاول نگر، بہاڑی، بورے والا، ڈیرہ غازی خان، حجرہ شاہ مقیم، ظفروال، خوشاب، مٹیاری اور فیصل آباد میں فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ آزاد کشمیر، خیبر، بنو، چارسدہ، بونیر کے شہریوں نے بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی نکالی۔ سکھر، ٹھل، سانگڑ، جوہی، نواب شاہ میں بھی اسرائیل کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ چمن، ضلع زیارت، سبی، سوئی، ہنگو اور گلگت بلتستان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔
फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म। इस करदू में इत्तेहाद उम्मत फोरम की ज़ेर एहतमाम फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मानसहरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली। बुनीर में जमीयत उलमा इस्लाम रे के ज़ेर एहतमाम इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सवात में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सहोनी अफवाज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर डाली। काबिज इसराइली फौज ने मस्जिद उल अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग करके नमाजियों को जख्मी कर दिया। मजलूम फलस्तीनी इसराइल की बदतरीन शिकस्त पर जश्न मना रहे हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, सहोनी फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर डाली। काबिज इसराइली फौज ने मस्जिद उल अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग करके कई नमाजियों को जख्मी कर दिया। मजलूम फलस्तीनी इसराइल की बदतरीन शिकस्त पर जश्न मना रहे हैं। इसराइल ने एक रोजा सीज फायर खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। सहूनी अफवाज अपनी शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता हो गईं। मस्जिद उल अक्सा में यहूदी फौजियों ने निहत्ते फलस्तीनियों पर शेलिंग कर दी। इसराइली शेलिंग से मुतादिद खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइल फौज और हमास के दरमियान मिस्र की सालसी के बाद जंग बंदी हुई थी। 11 रोज तक जारी रहने वाली जंग में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए थे। जंगबंदी के मुआहदे होने के बावजूद इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद उल अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग की और खवातीन और बच्चों पर रबड़ की गोलियां बरसाई। इसराइली फोर्सेज की कार्रवाई के बाइस भगदड़ मच गई। मस्जिद उल अक्सा में फलस्तीनी जंग बंदी का जश्न मना रहे हैं। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। जुड़वा शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। रैलियों में ज़िंदगी के हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने दुनिया से फ़लस्तीन पर इसराइल का ग़ासिबाना कब्ज़ा ख़त्म कराने का मुतालबा किया। मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की जानिब से इज़हार यकजहती फ़लस्तीन रैली G62 इमाम बारगाह से डी चौक तक निकाली गई। रैली में शुरका की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। यहूदियों का जुल्म सालों से किबला अव्वल पर जारी है। यहूदियों को फ़लस्तीन में जुल्म खत्म करना होगा। आपका ये आना इसराइल के मजलूम मज़हब के साथ फ़लस्तीन के मजलूम कौम को हौसला मिला। उन्होंने आपके क़याम पे खुद हौसला लिया और दुश्मनों का मुकाबला किया। इस्लामाबाद में PTI की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की क़यादत में खैबर प्लाजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था, मुसलमानों ने जिस जज्बे से एक फ़लस्तीन का साथ दिया वो काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद के नौजवानों ने कायरा और इस्तांबुल के नौजवानों की तरह एहतजाज किया। आज मैं खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद के शहरियों का, माँ और बहनों का और बुजुर्गों और नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस्तांबुल के मुसलमानों की तरह, काहिरा के नौजवानों की तरह, हमारे आलमी इस्लाम के उन जिंदा ताबिंदा मुसलमानों की तरह लाखों के तादाद में निकलकर एक जिंदगी का सबूत दिया। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलियों और एहतजाज का इनेकाद किया गया, जिनमें इसराइली जारियत के खिलाफ नाराबाजी और तकरीर की गई। साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान का एजेंडा मुलतवी करने के लिए तहरीक इल्तवा पेश की। MQM की मंगला शर्मा ने करारदाद पढ़ी, जिस पर बहादुर फ़लस्तीनियों की जुर्रात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी ऐवान में मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर रियासती दहशत गर्दी कर रहा है। आलमी बरादरी को सहूनी बर्बरियत को रोकना होगा। जो स्टेट टेररिज्म इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों पे, उसे कंडेम करता हूँ। इसराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। हमारी करारदाद का मकसद यही था कि हम फेडरल गवर्नमेंट से कहें, जो स्टेट टेररिज्म इसराइल ने फैलाया है, जो किसी भी तरीके से, एक हमारे नेबर एक और स्टेट टेररिस्ट है हिंदुस्तान, जिसने निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म ढाया हुआ है, इन दोनों केसेस को
इफेक्टिवली इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि फलस्तीन का मसला आलमी ताकतों का पैदा करदा है। मुसलमानों के ताकतवर होने तक मसला हल नहीं होगा। जुल्म दुनिया के किसी खत्ते में हो, चाहे कश्मीर हो चाहे फलस्तीन हो, जुल्म है। ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। लेकिन ये बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कश्मीर और फलस्तीन में एक और चीज कॉमन है, इन दोनों जगहों पे अक्सरियत मुसलमानों की है। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन दरअसल 2 अरब मुसलमानों की इज्जत का मसला है। फलस्तीन का मसला अरब अजम की लड़ाई नहीं है। फलस्तीन का मसला किबला अव्वल का मसला है, मस्जिद अक्सा का मसला है, और मस्जिद अक्सा का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हाथ से नहीं छीना जाएगा। MQM के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने कहा कि बैनुल अक़वामी ताकतों ने साजिश के तहत इसराइल को बनाया और उसी दिन से फ़लस्तीनियों की जिंदगी अजीरन है। अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी तौर पर ये किरदार है, लेकिन क्या कीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ही ने इसराइल के बनाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। सूबाई वज़रा सईद गनी, शैला रजा समेत ऐवान में मौजूद तमाम जमातों के अराकीन ने भी करारदाद पर अपना मौक़िफ़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने सहाफ़ियों और मीडिया अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे स्टीयरिंग कमेटी को भिजवा दिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं कि लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुबैना तौर पर नकाब पोश अफराद ने हमले की कोशिश की। ज़राए का कहना है कि सेंट्रल लंदन में वाक़ हसन नवाज के दफ्तर में नामालूम अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। हमला करने वाले कौन अफराद थे? नवाज शरीफ पर हमला कोई क्यों कराएगा? किसका फ़ायदा होगा? तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन में नवाज शरीफ पर नामालूम अफराद की जानिब से हमले की मुबैना कोशिश। हमलावर आखिर कौन थे? नवाज शरीफ पर हमला कोई क्यों कराएगा? किसको फायदा होगा? प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर बैरून मुल्क जाने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर लंदन में मुबैना तौर पर नकाब पोश अफराद ने हमले की कोशिश की। सेंट्रल लंदन में वाक़े हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नामालूम अफराद जमा हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। हसन नवाज के मुताबिक नकाब पोशों ने उन्हें धमकियां भी दी। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स और लीगी रहनुमा नासिर भट्ट, आबिद शेर अली और दीगर ने हमलावरों को बाहर ही रोक लिया। पुलिस को तलब करने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है और दफ्तर पर होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ से वाक़े की तफसीलात मालूम की। शहबाज शरीफ ने भाई को अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की दरख्वास्त की। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने दबे अल्फाजों में अपने वालिद नवाज शरीफ पर मुबैना हमले की कोशिश का इल्ज़ाम पाकिस्तानी हुकूमत पर लगा दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। उन्होंने लिखा कि खुदा किसी को कम ज़र्फ़ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान नैब के किरदार से नाराज़ नजर आए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 20 साल से नैब कायम है लेकिन बड़े मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अक्सर तनकीद वो साहब करते हैं जिनको आइन का पता है ना कानून का। मुस्बत तनकीद ज़रूर करें, बिला जवाज़ नहीं। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। वजह यह कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाज़ होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीद ही हुआ साफ करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लाज का पता है,
लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फिक्रा उसे ज़रूर कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। K2 चीन के ताउन से 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। Now I request Honorable Chief Guest, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan to unveil the plaque. पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 3 JF संदर तैयारे नाइजीरियन एयर फोर्सेस के हवाले कर दिए। नाइजीरिया के वज़ीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मगाशी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक नायब सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर मार्शल सईद नुमान अली को तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। नाइजीरियन वज़ीर दिफा का कहना था कि सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियन फ़िज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया के ममनून हैं। एयर मार्शल सईद नुमान अली ने कहा कि तकरीब नाइजीरिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम संग मील की हैसियत रखती है। JF-17 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे की शमूलियत से नाइजीरियन फ़िज़ाइया को हरबी फ़ौक़ियत मिलेगी। खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से और आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के 10 टीमों पर मुश्तमिल इस इवेंट का आगाज़ 13 जून को अर्जेंटीना और कोलंबिया की मेज़बानी में होना था। ताहम शरीक मेज़बान कोलंबिया में शदीद हंगामों के बाद अब तमाम मुकाबले अर्जेंटीना में होंगे। 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में अर्जेंटीना, ब्लूया, चिली, पैराग्वाय और यूरुग्वाय, जबकि ग्रुप बी में ब्राज़ील, कोलंबिया, एक्वाडोर, पीरो और वेनेजुएला शामिल हैं। लीग के मुकाबले 13 से 29 जून तक मुकम्मल किए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल 3 से 8 जुलाई और फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत का फैसला फीफा कांग्रेस में हुआ। फीफा के 71वें कांग्रेस में फैसले की तस्दीक कर दी गई। फीफा की शराइत पर अमल ना किए जाने तक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इजलास में शरीक 203 अरकान ममालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी की हिमायत की। पाबंदी ना लगाने के हक में 1 वोट आया। फीफा ने फैसला पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर पर जारी कब्जा खत्म ना किए जाने पर किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।